Hello folks, welcome back to our channel LTT. Let's Tech Talk. This is CA श्रुति गुप्ता. आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी और डीम्ड इनकम. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी इनकम और कैसे जनरेट होती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. कोई भी प्रॉपर्टी अगर लेट आउट की जाती है, रेंट पे दी जाती है, तो जो भी रेंटल इनकम होती है दैट इनकम विल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. तो उसको अब हम कैलकुलेट कैसे करते हैं. कोई भी इनकम जनरेट होगी, रेंट रिसीव होगा, दैट रेंट रिसीव विल बी ट्रीटेड एज ग्रॉस एनुअल रेंट. ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती है जिसमें से हम म्यूनिसिपल टैक्सेस जो भी एक्चुअली पेड किए जाते हैं माइनस करते हैं. ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस, देन इट कम्स टू एनुअल वैल्यू. और जो एनुअल वैल्यू आती है उसमें से हम 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन डिडक्ट करते हैं और डिडक्ट करते हैं इंटरेस्ट फ्रॉम हाउसिंग लोन. अब 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स और असेसीज को मिलती है या फिर एक जनरल डिडक्शन है. इट्स अ जनरल डिडक्शन क्योंकि ये माना जाता है कि आपकी कोई भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती है या कोई भी हम चार्जेस पे करते हैं तो उन सब चार्जेस को अलग से या रिपेयर एंड मेंटेनेंस को अलग से शो करने की बजाय हम 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं. मतलब हर असेसी को एक 30% के स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है इंस्टेड ऑफ डिडक्टिंग ईच एंड एवरी एक्सपेंस. और सेकेंड आता है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन. अब जब हम इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की बात करते हैं तो जो भी असेसी ने, अगर तो वो जॉइंट होल्डर है, जितनी भी परसेंटेज है उस लोन में उस बोरोवर की, उतनी ही परसेंट इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की डिडक्शन उस असेसी को मिल जाएगी. उसके बाद जो हमारी एनुअल वैल्यू निकली है, एनुअल वैल्यू में से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करते हैं. उस स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद हम इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन लेस करते हैं. उसके बाद जितनी भी इनकम हमारी आती है दैट विल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ये थी बात हमारी लेट आउट प्रॉपर्टी की कि हमने कोई भी प्रॉपर्टी अगर रेंट पर दी है तो उसमें कैसे ट्रीटमेंट होगा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम का. कि सबसे पहले हम ग्रॉस एनुअल रेंट निकालेंगे जिसमें से हम म्यूनिसिपल टैक्सेस लेस करेंगे, हमारी एनुअल वैल्यू आएगी, एनुअल वैल्यू में से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करेंगे एंड इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन लेस करेंगे, हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आती है. यही बात अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड की होती है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में हमारी कोई भी एनुअल वैल्यू नहीं होती है, जनरली हमारा इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन लेस किया जाता है. अब बात आती है डीम्ड इनकम की. डीम्ड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होती है. कोई भी असेसी है, उस असेसी को 2 रेजिडेंशियल हाउस एज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस शो करने का राइट है. मतलब एक असेसी 2 रेजिडेंशियल हाउसेस शो कर सकता है. अगर किसी असेसी के पास 3 या मोर देन 2 रेजिडेंशियल हाउसेस है तो वो कैसे, उनको कैसे डील किया जाएगा, क्योंकि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड तो हम नहीं शो कर सकते हैं. तो उस केस में जो अदर देन मोर देन 2 रेजिडेंशियल हाउसेस होंगे उनको डीम्ड टू बी लेट आउट माना जाएगा. जब डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा तो उनके ऊपर जितने भी हमारे प्रोविजंस लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल होते हैं उन डीम्ड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर भी लेट आउट प्रॉपर्टी के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे और वैसे ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट होगा. तो फर्स्ट स्टेप आता है, हमने ग्रॉस एनुअल रेंट निकाला था, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाली थी. क्योंकि अब वैसे तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मगर क्योंकि उस असेसी के पास 2 से ज़्यादा रेजिडेंशियल हाउसेस है तो हमारे को उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो अब बात आती है कि हम उस डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी का एनुअल रेंट कैसे निकालेंगे. हम सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे. तो उसके लिए सबसे पहले हमें उस एरिया में जहाँ पे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहाँ का म्यूनिसिपल रेंट या फेयर मार्केट रेंट निकालना होगा फॉर द 12 मंथ्स कि कितना उस एरिया का रेंट है. जो भी म्यूनिसिपल वैल्यू या फेयर मार्केट रेंट दोनों में से जो भी हायर होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू. दैट ग्रॉस एनुअल वैल्यू शुड नॉट एक्सीड द स्टैंडर्ड रेंट ऑफ दैट एरिया. अब इस पॉइंट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सपोज करते हैं मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स के पास 3 रेजिडेंशियल हाउसेस हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस हैं, जिसमें से वो 2 हाउसेस सेल्फ ऑक्यूपाइड करते हैं और 3rd हाउस जो है वो डीम टू बी लेट आउट करते हैं. जिस केस में जो उस एरिया का स्टैंडर्ड रेंट है वो सपोज करते हैं 1 लाख है, मगर जो वहाँ की फेयर मार्केट वैल्यू है वो 1,20,000 है. तो 1 लाख और 1,20,000, द ग्रॉस एनुअल वैल्यू शुड बी 1,20,000, द हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू और द फेयर मार्केट वैल्यू. अब बात आती है, यहाँ पे लिखा था ग्रॉस एनुअल रेंट शुड नॉट एक्सीड द स्टैंडर्ड रेंट, मगर जो वहाँ का स्टैंडर्ड रेंट है वो 1,10,000 है. तो इस
कैपिंग के थ्रू जो हमारी ग्रॉस एनुअल रेंट हो जाएगा वो 1,10,000 हो जाएगा। अब 1,10,000 होगा, जो भी असेसी एक्चुअली म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करेगा वो लेस करेंगे। सपोज करते हैं मिस्टर एक्स ने कोई भी म्यूनिसिपल टैक्सेस पे नहीं किए थे, तो हमारा एनुअल रेंट भी हो गया, एनुअल वैल्यू भी हो गई 1,10,000। अब 1,10,000 में से 30% अगर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन लेते हैं, 1,10,000 इंटू 30% इज इक्वल टू 33,000। और उसमें से अगर कोई हाउसिंग लोन लिया हुआ है, सपोज करते हैं उस हाउसिंग लोन के लिए इंटरेस्ट जो पे किया गया है वो 3 लाख पे किया गया है, तो 1,10,000 माइनस 33,000 माइनस 3 लाख इक्वल टू 2,23,000। अब यहाँ पे बात आती है, जो हमारा 2,23,000 है ये नेगेटिव फिगर आ गई, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है दैट इज 3 लाख। तो इस तरह से हम अपना इनकम और लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं। यहीं पे अगर हमारा असेसी ने हाउसिंग लोन ना लिया होता तो 1,10,000 माइनस 33,000 दैट विल बी द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इस तरह से हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करते हैं, जो कि लेट आउट प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ऐसे ही हम डीम्ड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी कैलकुलेट करेंगे। प्रोसीजर सभी का सेम रहेगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट भी हम डिस्कस करते हैं कि जैसे कि अभी मैंने बताया कि इसमें जो भी हमने एग्जाम्पल शेयर किया, इसमें हमारा लॉस आया था 2,23,000 का। तो उस लॉस का कैसे ट्रीटमेंट होगा, कैसे हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं, क्या हम इसको सेट ऑफ कर भी सकते हैं या नहीं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि हमारा अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बजाय लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है तो हम उसको कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं या हम कैसे सेट ऑफ कर सकते हैं। सबसे पहले इसके 3 स्टेप्स होंगे, इंट्राहेड, इंटरहेड एंड कैरी फॉरवर्ड। तो सबसे पहले जिस ईयर में लॉस हुआ है, हम सबसे पहले देखेंगे कि इंट्राहेड एडजस्टमेंट हो सकती है। अगर हमारा, जैसे मिस्टर एक्स था, उनका 3rd हाउस था सेल्फ ऑक्यूपाइड, जो कि डीम्ड इनकम माना गया। अगर उनका कोई और लेट आउट प्रॉपर्टी है जिसमें इनकम हो रही है, अगर उसमें इनकम से एडजस्ट हो सकता है, तो सबसे पहले हम इंट्राहेड एडजस्टमेंट करेंगे फ्रॉम द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सपोज करते हैं इसमें मिस्टर एक्स की कोई और इनकम नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, 2,23,000 फर्स्ट इंटरहेड कोई इनकम नहीं थी, तो हम इंटरहेड देखेंगे कि इंटरहेड कोई अगर इनकम हो रही है तो उससे एडजस्टमेंट होगी, चाहे वो सैलरी की इनकम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, कैपिटल गेन है, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। चारों हेड में से किसी में भी कोई इनकम होती है तो हम उसमें से सेट ऑफ करेंगे अप टू द लिमिट ऑफ ₹2 लाख। मतलब ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख तक ही इंटर हेड एडजस्टमेंट हो सकती है और बैलेंस अमाउंट कैरी फॉरवर्ड होगा। सपोज करते हैं मिस्टर एक्स की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम होती है 1 लाख रुपीज़। हमारा 2,23,000 का लॉस था, जिसमें से 1 लाख हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से एडजस्ट कर लेते हैं, तो बैलेंस हमारा लॉस रह गया 1,23,000। अब 1,23,000 फर्दर 8 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। अब कैरी फॉरवर्ड करने के बाद क्या उसका ट्रीटमेंट होगा, जो भी अब 8 ईयर्स तक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी, सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से ही एडजस्ट हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले ड्यूरिंग द ईयर इंटर हेड एडजस्टमेंट होगी, उसमें उसके बाद भी कोई लॉस अगर बच जाता है तो इंटर हेड एडजस्टमेंट होगी, उसके बाद भी अगर कोई लॉस बच जाता है तो फर्दर 8 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा लॉस, और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद 8 ईयर्स तक वो सिर्फ और सिर्फ इंटर हेड एडजस्टमेंट ही हो सकती है। तो इस तरह से हम अपना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर सकते हैं, डीम्ड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर लॉस होता है हाउस प्रॉपर्टी हेड में तो हम इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको इस डिस्कशन से थोड़ी क्लैरिटी आई होगी। फिर भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।